वेलकम टू हॉलीवुड इन हिंदी प्रेजेंटिंग ब्लीडिंग स्टील। कहानी की शुरुआत में हम बीजिंग शहर में बिजली कड़कती देखते हैं, जहां पर एक गाड़ी से जा रहे कहानी के मेन किरदार पुलिस ऑफिसर लिन को उसकी बेटी के डॉक्टर का फोन आता है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि लिन की बेटी के पास ज़्यादा समय नहीं है और तबीयत खराब होने की वजह से वो कोमा में भी जा चुकी है। लिन अपनी बेटी से मिलने के लिए तेजी से गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ता है, जहां वो ट्रैफिक जैम देखते ही गाड़ी को फुटपाथ पर चढ़ा देता है और गाड़ी को तेजी से कुदाते हुए जब लिन आगे बढ़ रहा होता है तभी उसे अपनी असिस्टेंट सुजैन का फोन आता है, जो उसे बताती है कि एक गवाह खतरे में है। सुजैन खुद भी कुछ पुलिस वालों के साथ उस गवाह को बचाने के लिए जा रही होती है। साथ ही लिन के और जानकारी मांगने पर सुजैन गवाह का नाम डॉक्टर जेम्स बताती है, जो कि एक जेनेटिक साइंटिस्ट है। वो पहले एक हथियारों के व्यापारी के लिए बायोकेमिकल वेपन पर काम कर रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले आत्मसमर्पण कर चुका है और अब उसका बनाया हुआ एक न्यूक्लियर रेडिएशन वाला सोल्जर, जिसे बायोरॉइड बोलते हैं, वो बेकाबू हो गया है। साथ ही उस बायोरॉइड ने डॉक्टर की लैब में मौजूद सभी लोगों को भी मार डाला है। हम डॉक्टर जेम्स को एक घर में देखते हैं जिसके पास एक मशीनी दिल होता है। वहाँ डॉक्टर जेम्स उसके साथ पड़े बायो इंजीनियर्ड ब्लड का इंजेक्शन खुद को लगा लेता है ताकि कोई उसे चुरा ना सके, जिस वजह से उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। सीन फिर से चला जाता है लिन पे, जो हॉस्पिटल के बाहर अपनी गाड़ी में होता है। तभी उसे अपने बॉस का फोन आता है, जो लिन को उनके गवाह डॉक्टर जेम्स को बचाते हुए मिलिट्री बेस तक लाने का ऑर्डर देता है, क्योंकि उसका बॉस सिर्फ उसी पर भरोसा कर सकता है, जिस वजह से लिन अपनी मर रही बेटी को बिना मिले वहां से चला जाता है। बहुत तेज कड़क रही बिजली के बीच लिन अपनी टीम के साथ डॉक्टर जेम्स को अपने साथ ले जाने के लिए उनके घर पहुंचता है, जहां वो लोग मशीनी दिल वाले कंटेनर को भी अपने साथ ले लेते हैं। लिन अपनी टीम के साथ कड़ी सुरक्षा में डॉक्टर जेम्स को उसकी बस्ती से ले जा रहा होता है और वहीं बारिश भी शुरू हो जाती है, मगर डॉक्टर जेम्स के वैन तक पहुंचने से पहले ही वैन विस्फोट में उड़ जाती है। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, वहां बुलेट प्रूफ आधुनिक काले सूट पहने हुए 4 सैनिक उन पर गोलियां बरसाने लगते हैं, जो कि डॉक्टर जेम्स के बनाए हुए बायोरॉइड के निर्देश पर चल रहे होते हैं। वहां पुलिस वाले एक एक करके मरते जाते हैं और उन आधुनिक सैनिकों पर पुलिस वालों की गोलियों का कुछ असर नहीं होता। लिन सुजैन से डॉक्टर जेम्स को बचाने के लिए कहकर खुद दुश्मनों पर गोलियां बरसाते हुए अपने आदमियों की जान बचाने की कोशिश करता है। साथ ही वो बायोरॉइड भी अपनी बंदूक से पुलिस वालों पर धमाके से वार करता रहता है। अपने आप को हारता देख लिन की टीम के ऑफिसर्स दुश्मन सैनिकों को बिजली वाले जाल में फंसाते हुए उन्हें विस्फोट द्वारा उड़ाने के लिए अपनी जान भी दे देते हैं और इस दौरान बायोरॉइड द्वारा किए गए विस्फोट से लिन दूर जाकर गाड़ी से टकराकर बेहोश हो जाता है। मगर सुजैन डॉक्टर जेम्स को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन वो बायोरॉइड उन पर गोलियां चला देता है, जिसमें एक गोली डॉक्टर जेम्स को भी लग जाती है। वहां बायोरॉइड की गोलियां खत्म होने पर वो पुलिस वालों को हाथों से मारने लगता है और सुजैन भी उसके सामने टिक नहीं पाती। डॉक्टर जेम्स अपने मशीनी दिल को बायोरॉइड से बचाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी बेहोश लिन को होश आने लगता है और लिन गाड़ी की मदद से बायोरॉइड को घसीटते हुए ले जाकर एक ट्रक से टकराता है। मगर बायोरॉइड को तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो चलती हुई गाड़ी को आगे से उठाकर धकेलने लगता है। तभी लिन बायोरॉइड के पीछे खड़े पेट्रोल के लीक होते हुए ट्रक पर गोली चलाते हुए एक बहुत बड़ा विस्फोट करता है, जिसमें लिन की गाड़ी भी दूर जाकर गिरती है। इस पूरे हादसे में लिन बहुत बुरी तरह घायल हो चुका होता है, लेकिन उसकी सांसें चल रही होती हैं। तभी लिन का मोबाइल भी बजने लगता है। वो फोन उसकी बेटी की मौत की खबर देने के लिए आ रहा होता है, जिसे डॉक्टर जेम्स उठा लेता है। जिसके बाद कहानी चली जाती है 13 साल आगे, जहां ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में रॉजर नाम के एक राइटर की किताब ब्लीडिंग स्टील बहुत चर्चा में होती है और रॉजर के टीवी इंटरव्यू से पता चलता है कि उस किताब में एक यूएस सोल्जर को बायोरॉइड बनाने की कहानी है। उस इंटरव्यू वाली रात को एक प्रोस्टिट्यूट सिक्योरिटी चेक करवा के लिफ्ट से होती हुई रॉजर के पास पहुंचकर उसका दिल बहला रही होती है, मगर वो ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला के रॉजर को पिला देती है। रॉजर के बेहोश होने के बाद पता चलता है कि असल में वो प्रोस्टिट्यूट भेस बदल के आया एक लड़का लेसन है, जो रॉजर के कंप्यूटर से पेनड्राइव की मदद से सारा डेटा कॉपी करने लगता है। तभी एक गाड़ी तेजी से रॉजर की बिल्डिंग के बाहर रुकती है, जिससे एक काले कपड़ों वाली औरत लूसी वहां पहुंचकर सबको मारने लगती है, जो बुलेट प्रूफ सूट पहने हुए सैनिकों के साथ आई थी, जैसे सैनिक हमने बायोरॉइड के साथ देखे थे। लेसन को पता चल जाता है कि कोई आ रहा है
और जब वो लोग रॉजर के कमरे में घुसते हैं तब वहाँ उन्हें और कोई नहीं दिखता सिवाय बेहोश रॉजर के। लूसी रॉजर के पैर में खंजर घुसाकर उसे उठाती हुई उससे ब्लीडिंग स्टील किताब की कहानी के बारे में पूछती है। तभी अचानक से एक खिड़की तोड़कर नकाब पहने हुए लिन वहां घुसकर उन लोगों पर हमला कर देता है और लूसी से हाथापाई के दौरान उसे भी घायल करके रॉजर से ब्लीडिंग स्टील की कहानी का सच पूछने लगता है। मगर लूसी फिर से हमला कर देती है जिसमें रॉजर की मौत हो जाती है और लिन वहां मौजूद एक लैपटॉप की मदद से लूसी से लड़ने लगता है। मगर उस लैपटॉप में कहानी के सबूत होते हैं जिस पर लिन एक बॉम्ब लगाकर लूसी को ही पकड़ा देता है और लूसी भी खुद को बचाने के लिए लैपटॉप को दूर फेंक देती है, जिसके धमाके का फायदा उठाते हुए लिन खिड़की से वापस भाग जाता है। दरअसल वहां पुलिस पहुंचने वाली होती है, इसलिए लूसी भी उसी खिड़की से एक गाड़ी पे कूदती हुई वहां से चली जाती है। साथ ही रॉजर के कमरे के बाथटब में तैर रही गुलाब की पंखुड़ियों के नीचे से लेसन बाहर निकलता है, जो कि शावर की पाइप से सांस लेता हुआ इतनी देर से वहीं छुपा हुआ था। लेसन अपनी पेनड्राइव और कुछ जेवर उठाकर एक टोपी वाली जैकेट से अपना मुंह छुपाते हुए उस बिल्डिंग से निकलकर वहां से चला जाता है। फिर सीन चला जाता है लिन पर, जो कि एक खुफिया जगह पहुंचकर नकाब उतार के अपने जख्मों पर दवा लगा रहा होता है, जहां वो टीवी पर न्यूज़ देखता है कि पुलिस वालों को रॉजर की मौत के लिए वहां से खुद को छुपाते हुए जा रहे इंसान पर शक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस बायोरॉइड को जो एक बहुत बड़े प्लेन में उड़ रहा होता है और वहां उसकी पूरी लैब भी मौजूद होती है जहां उसके लिए खून बनाया जाता है। दरअसल वो बायोरॉइड लिन के साथ हुई लड़ाई के बाद से ही बहुत जख्मी है और उसकी एक आंख भी नकली है। वहाँ लूसी जो बायोरॉइड के लिए काम करती थी वो नकाब वाले शख्स की वीडियो बायोरॉइड को दिखाती है, जो अपने सिस्टम की मदद से लिन को पहचान जाता है। उस वीडियो में भेस बदल के आए लड़के की रिकॉर्डिंग भी होती है जिसने कपड़े ऑनलाइन साइट से खरीदे थे, जिससे मिले पते पर लूसी उसे ढूंढने के लिए वहां से निकल जाती है। और जब लूसी उसकी बिल्डिंग की सीढ़ियों से होती हुई उसके अपार्टमेंट में पहुंचती है तब वहां कोई नहीं होता, सिर्फ बेड पे उसके लड़कियों वाले कपड़े पड़े होते हैं। ये सब लेसन कैमरे की मदद से देख रहा होता है अपनी वैन में बैठ के, जो कि सिडनी शहर के बाहर खड़ी होती है। वहाँ लेसन पेनड्राइव से रॉजर के कंप्यूटर का सारा डेटा चेक भी कर रहा होता है, जिसमें उसे एक लड़की की बहुत सारी फोटोज मिलती हैं। साथ ही वो उस लड़की की बचपन की फोटो देखकर कुछ सोचने लगता है, लेकिन फिर लेसन की नज़र उस लड़की की यूनिवर्सिटी की फोटो पे पड़ती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है यूनिवर्सिटी पर, जहां जेसन उस लड़की पे नज़र रखे होता है। वहां हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम नैन्सी है और जब नैन्सी कैफेटेरिया में खाना लेने पहुंचती है तब वहां हम लिन को वेटर का काम करते हुए देखते हैं। लेकिन जब नैन्सी अपना खाना लेकर जा रही होती है तो उसकी दो लड़कियों से कहासुनी हो जाती है, जो देखते ही देखते लड़ाई में बदल जाती है। वहाँ लेसन नैन्सी की मदद करता है और लिन भी उसे बचाते हुए लड़ने से रोकता है। और लड़ाई के बाद लेसन नैन्सी से बात करने की कोशिश करता है, मगर वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। रात के समय नैन्सी अपने सपनों में उसी बायोरॉइड को देखती है जिसे हमने शुरुआत में देखा था, जिस कारण वो घबरा कर उठ जाती है, जहां उसकी रूममेट उसे समझाती है कि उसे जादू टोना वाली औरत को छोड़कर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगले दिन नैन्सी सुनसान गलियों से गुजरती हुई जा रही होती है, जहां उसे कुछ लड़के छेड़ने लगते हैं, मगर वो उन्हें बिना जवाब दिए आगे बढ़ जाती है। और नैन्सी एक बिल्डिंग के अंदर पहुंचती है। वहां एक अंधेरे कमरे में वो जादू करने वाली औरत से मिलती है, जो उसे बताती है कि ये सब उसके दिमाग में है और इलाज करने के लिए उसे एक कुर्सी पर बिठा के हिप्नोटाइज कर देती है। दरअसल उस औरत का एक साथी भी होता है जो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी नैन्सी को अपने ख्यालों में एक लैब में काम करते हुए डॉक्टर जेम्स देखते हैं, जहां वो बायोरॉइड सबको मारने लगता है और साथ ही नैन्सी भी बेकाबू होने लगती है। किसी तरह से जादू करने वाली औरत नैन्सी को होश में ले आती है और नैन्सी को बताती है कि उसके अंदर किसी और की आत्मा है। साथ ही उसे हिप्नोसिस करने वाले एक मशहूर शख्स का पता देते हुए उससे मिलने के लिए कहती है। फिर नैन्सी के वहां से जाते ही उस जादू टोना वाली औरत का साथी उसे कहता है कि अभी तो नैन्सी ने अपने सपने के बारे में कुछ बताया ही नहीं था, जिस पर वो कहती है कि शायद रॉजर उन रिकॉर्डिंग्स की वजह से ही मारा गया जो उन्होंने रॉजर को दी थी। और जब नैन्सी उस बिल्डिंग से जा रही होती है तब उसका सामना फिर से उन्हीं लड़कों से होता है।
मगर नैन्सी उनमें से एक लड़के के नाजुक अंग पर वार करती हुई वहां से भाग जाती है। लेकिन वो लड़के उसका पीछा जारी रखते हैं और नैन्सी भागती हुई उस बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाती है जहां वो उन लड़कों के बीच फंस जाती है। तभी एक लड़के के सर पर जोर से वार होता है जो असल में लेसन ने किया था और लेसन अकेला ही उन लड़कों का सामना करने की कोशिश करने लगता है, मगर वो लड़के मिलकर उसे बहुत मारते हैं। वहाँ नैन्सी को पेंट स्प्रे मिलता है जिसे वो उन लड़कों की आंखों में छिड़कती हुई लेसन को बचाकर ले जाती है। जब नैन्सी और लेसन बिल्डिंग की सीढ़ियों से नीचे की तरफ भाग रहे होते हैं तब वो लड़के भी उनका पीछा जारी रखते हैं, मगर वो दोनों भागते हुए उस बिल्डिंग के बाहर निकलकर वहां का दरवाजा बंद करके उन लड़कों से बच जाते हैं। नैन्सी समझ जाती है कि लेसन उसका पीछा कर रहा है और उस बिल्डिंग की गलियों से बाहर निकलने के बाद लेसन नैन्सी को खाने पे चलने के लिए पूछता है, लेकिन नैन्सी टैक्सी में बैठकर वहां से चली जाती है। तभी लेसन अपनी जेब से एक पैम्फलेट निकालता है जो असल में उसने नैन्सी से चुराया था, जिसके मुताबिक नैन्सी सिडनी के ओपेरा हाउस में जाने वाली थी। कुछ घंटों बाद पानी के बीच बने सिडनी ओपेरा हाउस पर नैन्सी मशहूर हिप्नोसिस वाले शख्स से मिलने के लिए पहुंचती है, जहां गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते। तभी ओपेरा की बिल्डिंग से लेसन बाहर आकर गार्ड्स को ये बताते हुए नैन्सी को अंदर ले जाता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन नैन्सी अंदर आके उस हिप्नोसिस वाले शख्स को ढूंढने लगती है जहां लेसन उसका पीछा जारी रखता है और उन दोनों की बातचीत के दौरान नैन्सी की नज़र उसके आई कार्ड पे पड़ती है जो कि किसी सलामी नाम के इलेक्ट्रीशियन का था और लेसन के मुताबिक वो उसे कहीं पड़ा हुआ मिला था। इतने में ही एक औरत लेसन को इलेक्ट्रीशियन समझ के किसी काम के लिए ले जाती है क्योंकि उसे रिकॉर्डिंग रूम में कुछ ठीक करवाना था। नैन्सी आगे बढ़ती हुई बैक स्टेज से गुजरकर उस मशहूर हिप्नोसिस वाले शख्स की स्टेज पर चल रही रिहर्सल में पहुंचती है, जहां वो शख्स नैन्सी को एक खास कुर्सी पर बिठाकर बताता है कि उसे जिंदगी में दूसरा मौका मिला है, जिसे रिकॉर्डिंग रूम में लेसन देख और सुन रहा होता है। वहां नैन्सी भी हिप्नोटाइज होने के कारण ख्यालों में अपना बचपन देखने लगती है। तभी बुलेट प्रूफ सूट वाले आदमियों के साथ लूसी वहां पहुंचकर उस हिप्नोसिस करने वाले शख्स को मार डालती है। इतनी देर में पुलिस वाले भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वो आधुनिक हथियारों के सामने टिक नहीं पाते। साथ ही मास्क पहने हुए लिन वहां पहुंच जाता है, लेकिन पर्दे की मदद से लड़ने के दौरान एक सैनिक उसका मास्क उतार देता है। लिन उन लोगों को लड़ते हुए संभाल ही रहा होता है, मगर एक वक्त ऐसा आता है जहां लूसी उस पर भारी पड़ने लगती है और लूसी लिन को अपने आदमियों के हवाले छोड़कर खुद बेहोश पड़ी नैन्सी को चेयर के साथ ही वहां से लेकर निकल जाती है। लिन जादूगरों के सामान से उन सैनिकों को उलझा ही रहा होता है। तभी लेसन वहां लगे सीसीटीवी को देखकर रिकॉर्डिंग रूम से लिन को बताता है कि नैन्सी सेकंड फ्लोर पर है और वो दोनों ही नैन्सी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं, जहां लिन लूसी से लड़ने लगता है, जिसका फायदा उठाते हुए लेसन नैन्सी को सर्विस लिफ्ट से अपने साथ ले जाता है। लेकिन उस चेयर के पहिए टूटने की वजह से लेसन बच्चों के प्रैम का सहारा लेता है। दूसरी तरफ लिन भी लूसी को चकमा देते हुए सीढ़ियों से होकर सिडनी ओपेरा के एकदम ऊपर पहुंच जाता है, मगर इससे पहले कि लिन वहां से जा पाता लूसी भी वहां आ जाती है और इस बार ओपेरा के ऊपर लड़ाई के दौरान दोनों नीचे गिरने लगते हैं, जहां लूसी अपने खंजर से और लिन एक केबल की वजह से बच जाता है। मगर तभी लूसी लिन की केबल काट देती है और वो केबल का एक छोर पकड़े हुए ही नीचे की तरफ लुढ़कने लगता है, जहां लिन किसी तरह से फिसलता हुआ एक बड़ी छतरी पे गिरने की वजह से बच जाता है, जिसे ओपेरा के ऊपर से लूसी देखती ही रह जाती है। लेसन को एक स्पीड बोट दिखती है जिससे वो नैन्सी को लेकर जा ही रहा होता है। तभी लिन की आवाज सुनकर वो उसे भी स्पीड बोट में लेता हुआ वहां से निकल जाता है। लेसन और नैन्सी को लिन अपने घर ले आता है, जहां वो बेहोश नैन्सी को बेड पर लिटा देता है और लेसन को हथकड़ी से बांधकर सीढ़ियों के नीचे बने एक खुफिया रास्ते से अंडरग्राउंड बंकर में ले आता है, जहां बहुत सारे हथियार भी पड़े होते हैं। वहां लिन लेसन को एक एक्सरसाइज मशीन पर बांधकर उससे नैन्सी का पीछा करने का कारण पूछता है। असल में लिन जानता था कि रॉजर के घर पर प्रोस्टिट्यूट बनकर गया लड़का लेसन ही है। लिन भी सारी सच्चाई बता देता है कि वो बस पैसे चुराने गया था, साथ ही रॉजर के कंप्यूटर से डेटा भी चुरा लिया, जिसके अंदर नैन्सी से जुड़ी तस्वीरें और जादू टोना वाली औरत की रिकॉर्डिंग थी। लिन के पूछने पे लेसन ये भी बताता है कि उसे नैन्सी अच्छी लगने लगी है और उसे नैन्सी से प्यार हो गया है। फिर लिन लेसन को वहां बंद करके अपनी गाड़ी से जादू टोना वाली औरत से मिलने के लिए चला जाता है। लिन जान चुका था
कि रॉजर ने अपनी किताब जादू टोना वाली औरत से मिली रिकॉर्डिंग की मदद से लिखी थी। और जब लिन जादू टोना वाली औरत के पास पहुंचता है तो वो उसके साथी और उस औरत को मरा हुआ पाता है। साथ ही उनके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव भी गायब होती है। वहीं लिन को उसकी घड़ी से नैन्सी का अलर्ट सिग्नल मिलता है। फिर घर पहुंचने पे वो देखता है कि दरवाजा खुला है और नैन्सी वहां से जा चुकी है। लिन फौरन ही अपने घर के नीचे बने बंकर में पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद नैन्सी की क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री चेक करके अपनी पुरानी असिस्टेंट को फोन पर बताता है कि नैन्सी चाइना के लिए निकल चुकी है और वो भी पहुंच रहा है। लेसन भी हालात को समझते हुए मदद करना चाहता था, मगर लिन उसे हथकड़ी की चाबी देते हुए बताता है कि अगले दिन बंकर का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा और वहां से चला जाता है। लेकिन जैसे ही लिन घर के बाहर जाने लगता है तो उसकी नजर बायोरॉइड के सैनिकों पर पड़ती है और उनको चकमा देने के लिए लिन मेन डोर का दरवाजा खोलकर चिमनी के खुफिया रास्ते से निकल जाता है, जिस वजह से उन सैनिकों को वहां कोई नहीं मिलता। साथ ही लिन घर के बाहर पहुंचकर रिमोट की मदद से अपने घर को विस्फोट से उड़ा देता है, मगर लेसन के बंकर में होने की वजह से वो बच जाता है। फिर प्लेन से चाइना के लिए जाते हुए लिन को 13 साल पुरानी अपनी असिस्टेंट सुजैन के साथ हुई बातें याद आती हैं कि पहचान छुपाने के लिए लिन और उसकी बेटी को मरा हुआ घोषित कर दिया गया था। लेकिन डॉक्टर जेम्स ने खुद मरने से पहले नैन्सी को मशीनी दिल और बायो इंजीनियर्ड ब्लड से बचा लिया था। मगर नैन्सी की याददाश्त चले जाने के कारण लिन के कहने पर सुजैन ने नैन्सी को ऑस्ट्रेलिया के अनाथालय छोड़ दिया था और लिन को लगता है कि बायोरॉइड जरूर वापस आएगा, इसलिए वो छुपकर अपनी बेटी को बचाने का प्रण लेता है। कहानी वापस आ जाती है वर्तमान में, जहां लिन के एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उसकी पुरानी असिस्टेंट सुजैन उसे लेने आई होती है और रास्ते में वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि नैन्सी की जो याददाश्त वापस आ रही है वो उसकी खुद की है या डॉक्टर जेम्स की, क्योंकि उन्होंने ही अपने शरीर से बायो इंजीनियर्ड ब्लड दिया था। फिर सुजैन अपनी गाड़ी को एक बिल्डिंग के ऊपर बने पार्किंग एरिया में रोकती है, जहां लिन के एक दूसरी गाड़ी में बैठने के बाद वो दोनों अलग अलग गाड़ी से वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ नैन्सी डॉक्टर जेम्स के घर पहुंचती है, जिसके अंदर घुसने पर उसे डॉक्टर जेम्स से जुड़ी बातें याद आने लगती हैं, जिससे वो एक छुपी हुई चाबी तक पहुंच जाती है। साथ ही डॉक्टर जेम्स की यादों की वजह से नैन्सी को दिखने लगता है कि उन्होंने बायो इंजीनियर्ड ब्लड का इंजेक्शन खुद को लगाया था और बायोरॉइड के हमले से घायल होने के बाद कैसे नैन्सी की जान बचाई थी, जिस वजह से सारी यादें नैन्सी के खून में हैं। नैन्सी की खुद की याददाश्त भी वापस आने लगती है, जो देखती है कि लिन ही उसके पिता हैं, जो सिडनी में भी हर वक्त उसके आसपास ही थे। तभी लूसी वहां पहुंच जाती है। साथ ही लिन भी अपनी गाड़ी से नैन्सी की तरफ बढ़ते हुए देखता है कि नैन्सी का सिग्नल उसकी तरफ ही आ रहा है और लिन अपने सामने से आ रही 2 काली गाड़ियों में से एक में नैन्सी को देखकर फौरन अपनी गाड़ी को घुमाते हुए उनका पीछा करने लगता है। लेकिन लिन उन दोनों गाड़ियों के सामने टिक नहीं पाता। साथ ही वहां लेसन भी मौजूद होता है, जो सड़क पर पेट्रोल डालकर उन सैनिकों की आ रही गाड़ी के शीशे पे अंडे फेंक देता है, जिस कारण उन सैनिकों को सड़क पर पड़ा पेट्रोल नहीं दिखता और उनकी गाड़ी का फिसलने की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। मगर लिन की गाड़ी इस हादसे में बच जाती है। लिन उस उल्टी पड़ी गाड़ी में नैन्सी को ढूंढ रहा होता है, मगर उसे सिर्फ नैन्सी का मोबाइल ही मिलता है और लिन की घड़ी जो नैन्सी के मोबाइल को ट्रैक कर रही थी वो अब किसी काम की नहीं रहती। तभी लेसन मदद करने के लिए उस गाड़ी की नेविगेशन चिप निकालकर वो लोग कहाँ जा रहे थे उस जगह का पता लगा लेता है और ये खबर लिन अपनी असिस्टेंट सुजैन को देते हुए वापस अपनी गाड़ी से उनके पीछे जाने लगता है। मगर उसकी गाड़ी स्टार्ट ना होने पर उसे फिर से वहां स्कूटी पर आए लेसन की मदद लेनी पड़ती है। सीन शिफ्ट होता है एक बैंक में, जहां लूसी 2 सैनिकों के साथ पहुंचकर वही चाबी दिखाती है और वहां का एक कर्मचारी उन्हें बैंक की तिजोरी तक ले आता है, जो सिर्फ उसकी आंखों के स्कैन से ही खुलती है, जहां तिजोरी के मजबूत दरवाजों से अंदर जाकर वो कर्मचारी उस लॉकर के सामान को निकालकर लूसी के हवाले कर देता है। लूसी उसमें से निकले कैमरे को देख ही रही होती है कि वो कर्मचारी उन्हें तिजोरी के अंदर बंद करके वॉकी टॉकी से पुलिस वालों को वहां बुला लेता है और फौरन ही स्पेशल कमांडोज बैंक के बाहर पहुंच जाते हैं। उसी वक्त स्कूटी से लिन और लेसन भी वहां आ जाते हैं, जिन्हें सुजैन अपनी वैन के अंदर आने को कहती है। साथ ही तिजोरी के अंदर गैस भरने के कारण उनके आधुनिक हथियार किसी काम के नहीं रहते, इसलिए लूसी पकड़े जाने के डर से अपने साथियों और खुद को मार डालती है। जिनकी सीसीटीवी फुटेज वैन में लिन और सुजैन देख रहे होते हैं।
उनकी बातों से हमें पता चलता है कि 13 साल पहले मारे गए सैनिकों के सूट पर हुई रिसर्च के बाद वो जान चुके हैं कि गैस में उन सैनिकों के बुलेट प्रूफ सूट काम नहीं करते और ये सब उन्हीं का प्लान था। और कमांडोज को बैंक की तिजोरी की जांच में मिले कैमरे को वो कर्मचारी सुजैन को सौंप देता है, जिसमें डॉक्टर जेम्स की रिसर्च की पूरी रिकॉर्डिंग होती है कि कैसे उन्होंने बायोरॉइड को बनाया था, जिसकी मदद से वो बायोरॉइड अपने जैसे और बायोरॉइड्स की पूरी सेना बनाना चाहता था। सुजैन लिन को समझाती है कि उस बायोरॉइड को कैमरा और नैन्सी का खून दोनों चाहिए और जब तक कैमरा उनके पास है तब तक नैन्सी को वो बायोरॉइड जिंदा रखेगा। वहीं सुजैन के पास एक प्लान भी होता है। फिर हम बायोरॉइड के सैनिकों वाली काली गाड़ी को एक बंजर पहाड़ी इलाके में खड़े एक बहुत बड़े प्लेन के अंदर जाते देखते हैं, जिससे एक औरत 2 सैनिकों के साथ प्लेन के सुरक्षा कर्मचारियों को चकमा देती हुई अंदर पहुंच जाती है। असल में वो औरत सुजैन होती है लिन और लीसन के साथ, जो उन्हें पहचान चुके एक शख्स को मारकर उससे मिले नक्शे की मदद से आगे बढ़ती है। और तब तक प्लेन भी हवा में उड़ चुका होता है, जिसके अंदर बनी लैब में वो बायोरॉइड जो ठीक से चल भी नहीं सकता, वो नैन्सी के खून को एक मशीन से साफ करते हुए अपने शरीर में डाल रहा होता है, जिससे नैन्सी और डॉक्टर जेम्स की यादें उस खून से हट जाएंगी और देखते ही देखते नैन्सी के रीजनरेटिव खून की वजह से वो बायोरॉइड ठीक होने लगता है। साथ ही प्लेन के अंदर सुजैन एक साइंटिस्ट को बंदी बनाते हुए लिन और लीसन के साथ उस लैब के अंदर घुसने में कामयाब होती है, जहां एक रिएक्टर और कई साइंटिस्ट मौजूद होते हैं। वहां लिन अपनी बेटी को देखते ही एक साइंटिस्ट को मारते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ता है, जिसे देख बाकी साइंटिस्ट उस लैब से भाग जाते हैं। लेकिन लिन वहां मौजूद कांच की दीवार को पार नहीं कर पाता, क्योंकि उसे अंदर से ही खोला जा सकता था, जिस पर उनके गोलियां बरसाने का भी कोई फायदा नहीं होता। इतने में बहुत सारे सैनिक उनकी तरफ बढ़ते हुए उस लैब के अंदर अलग अलग दरवाजों से घुसकर उन पर गोलियां बरसाने लगते हैं, मगर लिन वहां बॉम्ब फोड़कर बाकी बचे हुए सैनिकों का सामना करता है, जिसमें सुजैन भी उसका पूरा साथ देती है। तभी अचानक से वो बायोरॉइड उन पर हमला कर देता है, जो कि अब रीजनरेटिव खून की वजह से पहले से ताकतवर हो चुका था। वहां लिन, सुजैन और लीसन उस बायोरॉइड का सामना करते हैं, मगर वो अकेला ही उन सब पर भारी पड़ रहा होता है। वो बायोरॉइड लिन को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है, जिसे नैन्सी खून देने वाली कुर्सी पर बंधी हुई देख रही थी, लेकिन खून देने की प्रक्रिया अभी 37% ही पूरी हुई थी और नैन्सी अपनी शक्तियों को पहचानती हुई खुद को पूरी ताकत से छुड़ा के उस कांच की दीवार को तोड़ती हुई बाहर निकलकर बायोरॉइड पर गोलियां चलाती हुई अपने पिता को बचा लेती है। वो तीनों फिर से बायोरॉइड पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जहां नैन्सी की खून वाली केबल से लिन बायोरॉइड का गला घोटने की कोशिश करता है, मगर बायोरॉइड उस केबल पर लगी सिरिंज को लिन की गर्दन में घुसाते हुए उसे रिएक्टर के अंदर फेंकने लगता है। तभी सुजैन बायोरॉइड के सिर में खंजर घुसा के उसे जख्मी करती हुई लीसन की मदद से उसे रिएक्टर के अंदर फेंक देती है, लेकिन वो बायोरॉइड लिन का हाथ नहीं छोड़ता। तभी रिएक्टर के ऊपर का हिस्सा नीचे गिरने से लिन का हाथ कट जाता है। साथ ही उस लैब में विस्फोट होने लगते हैं और वो सब अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकल रहे होते हैं, लेकिन लीसन वहीं फंस जाता है। फिर उस प्लेन में हर जगह विस्फोट होने लगते हैं, जहां लिन, सुजैन और नैन्सी के साथ पैराशूट से बाहर कूदने की तैयारी कर रहा होता है। तभी बुरी तरह से जख्मी बायोरॉइड लिन का गला पकड़ लेता है और लिन अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसे सुजैन के साथ प्लेन से धक्का देते हुए नीचे गिरा देता है, जहां सुजैन पैराशूट की मदद से नैन्सी के साथ सुरक्षित नीचे की तरफ बढ़ने लगती है और प्लेन में लिन का कटा हुआ हाथ वापस बनने लगता है, जो असल में नैन्सी की सिरिंज से मिले रीजनरेटिव ब्लड की वजह से मुमकिन हुआ था। फिर लिन अपने दोनों हाथों से खुद को छुड़ाते हुए जख्मी बायोरॉइड के दिल पर बार बार वार करके उसका दिल ही बाहर निकाल लेता है, मगर उस प्लेन में विस्फोट के कारण लिन बेहोश हालत में नीचे गिरने लगता है और सुजैन इमरजेंसी पैराशूट खोल के लिन के नीचे पानी में गिरने की रफ्तार को कम कर देती है। साथ ही सुजैन पानी में डूब रहे लिन की तरफ तैरती हुई उसे बचाने में सफल होती है। कहानी फिर से चली जाती है सिडनी शहर में, जहां लिन एक मेले में अपनी बेटी और सुजैन के साथ अपने सपने को जी रहा होता है। वहीं सुजैन लिन को बताती है कि लीसन की पहचान हो गई है और उसके पिता हथियारों के व्यापारी थे, जिसे उस बायोरॉइड ने 13 साल पहले मार डाला था। लिन समझ जाता है कि लीसन सब कुछ बदला लेने के लिए कर रहा था। सुजैन ये भी बताती है कि लीसन नैन्सी के साथ उसके अनाथालय में ही बड़ा हुआ था। आखिर में हम लीसन को जिंदा देखते हैं, जो अपनी गाड़ी में बैठकर किसी हथियारों के व्यापारी के साथ सौदेबाजी कर रहा होता है। Thanks for watching. Do subscribe for more such videos. Also like, comment and share to support us. Thank you.